Hello everyone, I'm Dr. Ayushi, your pain, musculoskeletal medicine and rehabilitation specialist. और आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। ये एक ऐसी स्टैटिक ब्रेन इंजरी है जो मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग बर्थ और प्रीनेटल पीरियड में ही हो जाती है। तो जो ब्रेन में होने वाली इंजरी है वो तो स्टैटिक होती है, पर उसके प्रभाव जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं जब तक कि बच्चा स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव नहीं कर लेता। स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव करने के बाद, यानी कि बच्चे की प्यूबर्टी एज में पहुंचने के बाद जो भी डिफॉर्मिटी होती है वो परमानेंट होती चली जाती है, क्योंकि ऑसिफिकेशन जोड़ों का हो जाता है। तो हमारी इसमें यही कोशिश होती है कि जो भी गेट डिविएशंस है, जो भी उसके गलत चलने का पैटर्न है या कोई भी डिफॉर्मिटी है, उसे स्केलेटल मैच्योरिटी रीच होने से पहले ही हम कंट्रोल करें, मिनिमाइज करें, ताकि डिविएशन को मिनिमम किया जा सके। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि बच्चों के डिविएटेड गेट पैटर्न्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली स्पैस्टिक डायप्लीजिया, क्योंकि एक अपर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम है। यूजुअली देयर इज स्पैस्टिक डायप्लीजिया, जिसके अंदर पैरों के अंदर जकड़न होना, कैंची बनाना, एड़ी उठा के चलना, इस तरह की समस्याएं बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें ये समझना कि कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स स्पास्टिक हैं, कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो सही टाइम पे रिक्रूट नहीं हो रहे हैं गेट साइकिल के अंदर। चलने की एक प्रक्रिया को हम गेट साइकिल कहते हैं, जिसमें 7 स्टेप्स होते हैं। तो हमें ये देखना, हर एक मांसपेशी को एक सही समय पे एंगेज होना पड़ता है गेट साइकिल को नॉर्मली प्रोग्रेस होने के लिए। तो हम पहले तो वीडियो असिस्टेड गेट एनालिसिस करते हैं। हम वीडियोस, उसके चलने के पैटर्न के वीडियोस बनाते हैं और उसके बाद उसको फ्रेम में बांटते हैं। वी व्यू एवरी फ्रेम कि कौन से फ्रेम में कौन सी मांसपेशी एंगेज होनी चाहिए, कौन सी मांसपेशी एंगेज नहीं कर रही है, कौन सी मांसपेशी लेट एंगेज कर रही है और गेट को डिविएट कर रही है, अब नॉर्मल बना रही है। उसके बाद बहुत केयरफुली हम ये प्लान करते हैं कि कौन सी मांसपेशी को हमें ढीला करना पड़ेगा। अमूमन बच्चों में हम बोटॉक्स का सहारा लेते हैं। ये कोई कॉस्मेटिकली करा हुआ बोटॉक्स नहीं, फंक्शनैलिटी के लिए करा गया बोटॉक्स होता है, जो कि उस मांसपेशी को, जो कि गेट को डिविएट कर रहा है, उसको ढीला कर देगा। अब इसमें बहुत ही की फैक्टर आता है कि कितनी यूनिट कौन सी मांसपेशी को ढीला करने के लिए दी जाए और किस मांसपेशी के ग्रुप को कितना ढीला किया जाए कि पैटर्न करेक्ट हो सके। अगर हमने इसमें किसी भी मांसपेशी को मान लीजिए ज्यादा ढीला कर दिया तो भी वो गेट को सही नहीं होने देगा। इसलिए वी डू वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो असिस्टेड गेट एनालिसिस। हम वीडियो असिस्टेड गेट को एनालिसिस करते हैं। हम फ्रेम्स में स्टडी करते हैं कि कौन से हील स्ट्राइक में या टो ऑफ में या स्विंग फेज में कौन सी मांसपेशी रिक्रूट नहीं हो रही है, टाइट हो रही है और गेट को खराब कर रही है। सो फ्रेम बाय फ्रेम, फिर उस वीडियोस को हम फ्रेम्स में तोड़ते हैं। वी स्टडी एवरी फ्रेम, वी स्टडी एवरी स्टेप ऑफ गेट साइकिल टू अंडरस्टैंड द डिविएशंस इन द गेट एंड देन वी केयरफुली प्लान बोटॉक्स इन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल्स। कुछ मांसपेशियों को ढीला किया जाता है, कुछ मांसपेशियों को स्ट्रेंथन किया जाता है ताकि डिविएटेड गेट पैटर्न्स को करेक्ट किया जा सके। उसके बाद हम उसमें करेक्टिव कास्ट उसको देते हैं, जो कि एक फंक्शनल कास्ट होती है, जो कि करेक्टेड पोजीशन में फुट को अलाइन करती है। बात यही खत्म नहीं होती। उसके बाद बहुत ही डायनेमिकली हम प्लान करते हैं कि किस प्रकार का बच्चे को ऑर्थोटिक देना पड़ेगा, एंकल फुट ऑर्थोटिक देना पड़ेगा, क्या वो एक मल्टी एक्सियल एंकल जॉइंट होगा। उसके बाद बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के बाद बच्चे के लिए एक ऑर्थोटिक डिजाइन करना पड़ता है। हर एक बच्चे की समस्या, उसकी मसल ग्रुप, क्या वो एक आर्टिकुलेटेड डायनेमिक एफओ होने वाला है, क्या उसमें एक मल्टी एक्सियल जोड़ लगेगा, या फिर उस पर ग्राउंड रिएक्शन फोर्स देने वाला एक उसको ऑर्थोटिक दिया जाएगा। इसकी केयरफुल प्लानिंग की जाती है। हम हमारे सेंटर पे कार्बन फाइबर प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चे की कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बल्कि ऑर्थोटिक उसको दे दिया और उसने नहीं पहना तो बहुत बच्चे का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव होने से पहले गेट डिविएशंस और डिफॉर्मिटीज को मिनिमाइज किया जा सके। तो हम कार्बन फाइबर यूजुअली, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट मटेरियल है, और डायनेमिक एफओ हम उसके जरिए बनाते हैं, जो कि हाइपर कस्टमाइज्ड होता है बच्चे की नीड के हिसाब से। उसमें डायनेमिक जोड़, आर्टिकुलेशन, ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस, उसके हिसाब से हम उस एफओ को बच्चे के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। इन बच्चों में अमूमन बहुत ज्यादा बार देखा जाता है कि ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से लार का बहना बहुत कॉमन
होता है। लार जो बह रही है वो तो हमें दिख रही है, बट अमूमन ऐसा होता है कि ये जो लार है इसके कुछ ड्रॉपलेट्स लंग्स में जाते रहते हैं, जिसको हम माइक्रो एस्पिरेशन कहते हैं। अब ये माइक्रो एस्पिरेशन बच्चे के अंदर रेकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन को जन्म देते हैं, जो कि एक ग्रोइंग फेज में जब उसको बार बार इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, इन चीजों का सामना करना पड़ता है, तो अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड स्कूल हॉलीडेज, पुअर न्यूट्रिशन, इन चीजों के कारण बच्चे सोसाइटी से थोड़े आइसोलेट हो जाते हैं। तो स्वॉलोइंग एंड स्पीच रिहैब इन बच्चों में बहुत अनिवार्य होता है, जहाँ पे थूक को बाहर निकालना, एस्पिरेट नहीं होने देना। पेरेंट्स को टीच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से हम हमारे सलाइवा ड्रूलिंग के केसेस हैं उनके अंदर एस्पिरेशंस को अवॉइड करें, ताकि उनको रेकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद बात आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हम चाहते हैं कि इन बच्चों को सभी बच्चों की तरह एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, स्कूल में ये इंटीग्रेट हो, और ये इस प्रकार के, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है ये काफी लंबा चलता है, तो उनको इसमें भागीदार बनाने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए एक माहौल, इमोशनल सपोर्ट, कॉग्निटिव इंटीग्रेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग जैसी चीजें हम हमारे बच्चों के साथ करते हैं, ताकि वो आगे बढ़ चढ़ करके इस ट्रीटमेंट में हिस्सा लें। आपने हमारे सारे बच्चों को देखा होगा कि वो हमेशा बड़े डिलाइटेड रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम हमारे बच्चों के साथ बच्चों की तरह उनको मोटिवेट करें, और वो हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक हिस्सा होता है। तो जब हम एक सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे को ट्रीट कर रहे होते हैं, एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच, एक मल्टी सिस्टमिक अप्रोच के जरिए हम कार्य करते हैं, जिसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो असिस्टेड गेट पैटर्न, फ्रेम बाय फ्रेम गेट पैटर्न की स्टडी, वेरी साइंटिफिकली एंड सेगमेंटली बोटॉक्स प्लानिंग, उसके बाद में करेक्टिव एयरफोर्स, जब हाथ में अगर स्पैस्टिसिटी बच्चे को होती है तो कस्टमाइज हैंड स्प्लिंट्स हम उनके लिए बनाते हैं। एक कस्टमाइज एक्सरसाइज शेड्यूल हम बच्चे के लिए बनाते हैं, जो कि उसके पेरेंट्स को भी उसमें इंटीग्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ, एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी प्लानिंग के साथ में सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को अप्रोच किया जाता है। ये एक आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है, इसमें बहुत सारे रिहेबिलिटेशन कंपोनेंट्स को ऐड करके एक होलिस्टिक कस्टमाइज प्लान हमारे बच्चों के लिए हम बनाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चे डरे ना, फील ना करें कि वो कुछ अलग हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो उनको अलग कर दे रहा है सोसाइटी से। हर कदम पे हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे एक सेकंड के लिए भी ये फील ना करें कि वो किसी से कुछ कम है। और इसके लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो भी आधुनिकतम हमारे पास उपकरण है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिहेवियर पैटर्न को समझने के लिए, गेट डेविएशंस को समझने के लिए, उसके करेक्शंस के लिए हम एम्प्लॉय करते हैं, और वो बहुत ही कस्टमाइज होता है हर एक बच्चे के लिए। आपको लगेगा कि भाई ये भी पैर उठा रहा है, वो भी पैर उठा रहा है, पर दोनों के मसल एक्टिवेशन पैटर्न्स, टाइटनेस की जो इंटेंसिटी है वो अलग होती है, और उसी के हिसाब से इंटरवेंशन को बड़ा ही सिस्टमेटिकली कस्टमाइज किया जाता है। और आई एम रियली ग्लैड कि हमें बहुत ही इंटरनल हैप्पीनेस फील होती है जब बच्चे खुशी से आते हैं और कहते हैं कि हम तो चलने लग गए हैं, और हमने स्कूल में ये अचीव किया, और स्कूल में हमने इस चीज में पार्टिसिपेट किया। एंड देन वी आल्सो एनकरेज पेरेंट्स टू डू दिस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड मेक कॉग्निटिव बिहेवियरल rehabilitation an integral part of our cerebral palsy kids. So if you want to know more about cerebral palsy, इसके components, क्यों ये इसकी musculoskeletal समस्या progressive होती है, क्यों हमें skeletal maturity से पहले इसे सही करना, इसे minimize करना जरूरी होता है, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो please write me in the comment section, ताकि मैं पढ़ पाऊँ और मैं आपकी queries का जवाब दे पाऊँ, क्योंकि हमें बच्चों की मदद जल्दी से जल्द skeletal maturity achieve होने से पहले करनी है। Thank you so much. कैसे हो आप? रास्ता चलने लग गया। अरे वाह!